हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल की क्लास में हमने वैगनर के सिद्धांत की कमियां और उसकी साक्ष्य पढ़े थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज आप एक हेडिंग डालिए। सबसे पहले हेडिंग नहीं, आज आप एक क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन डालिए आप सबसे पहले। मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं तथा ये प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार क्यों माने जाते हैं? क्या मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं तथा ये प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार क्यों माने जाते हैं? और पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहनीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? तो आज का क्वेश्चन क्या है? मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं? मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं तथा यह प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार क्यों माने जाते हैं, क्यों होते हैं? इसी में ही और करके लिखना। पृथ्वी के आंतरिक भागों में संवहनीय धाराएं कैसे बनती हैं? तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं तथा यह प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार क्यों माने जाते हैं? और पृथ्वी के आंतरिक भागों में संवहनीय धाराएं कैसे बनती हैं? आज आप समझेंगे कि प्लेटें कैसे गति करती हैं, क्या रीजन होता है प्लेटों की गति करने का। तो दोस्तों, आई होप आपने ये उतार लिया होगा क्वेश्चन। अब देखिए, आप पहले एक चित्र को देखिए। अब देखिए दोस्तों, 1929 में ऑथर होम्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब दुर्बलता मंडल के मैग्मा के ताप में वृद्धि होती है। क्या होता है? दुर्बलता मंडल के मैग्मा के ताप में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों, दुर्बलता मंडल में क्या पाए जाते हैं? मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, रेडियोधर्मी पदार्थों की परत पाई जाती है, जिससे यहाँ का तापमान 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ऑथर होम्स ने क्या बताया कि जब दुर्बलता मंडल के ताप में वृद्धि होती है, क्या होता है? ताप में वृद्धि होती है, तो यहाँ का गर्म मैग्मा ऊपर की ओर उठता है। तो यहाँ का गर्म मैग्मा ऊपर की ओर उठता है तथा ऊपर का ठंडा मैग्मा नीचे की ओर गति करता है। अंदर का गर्म मैग्मा तो ऊपर की ओर गति करता है तथा ऊपर का ठंडा मैग्मा नीचे की ओर गति करता है। इस प्रकार दोस्तों एक संचरण का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार किसका निर्माण हो जाता है? एक संचरण का निर्माण हो जाता है, जिसे संवहनीय धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संवहनीय धारा सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया था? ये ऑथर होम्स ने दिया था। दोस्तों, जो ये ऊपर उठती हैं, जो मैग्मा ऊपर उठता है, इसे संवहनीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनीय तरंग। संवहनीय तरंग कहते हैं। जो मैग्मा ऊपर उठता है उसे क्या कहते हैं? संवहनीय तरंग कहते हैं। जो मैग्मा नीचे की ओर आता है उसे ठंडा मैग्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठंडा मैग्मा। उसे क्या कहते हैं? ठंडा मैग्मा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये गति कैसे करता है? ये 3 प्रकार से गति करता है। दूसरे चित्र में देखिए गति कैसे करता है।
ये क्या है, प्लेट। दोस्तों जब नीचे का गर्म मैग्मा ऊपर की ओर गति करता है उसे कहते हैं हम गर्म प्लूम, तथा जो मैग्मा प्लेटों के समांतर गति करता है उसे कहते हैं पार्स प्लूम, तथा तापमान कम होने के कारण जो मैग्मा नीचे की ओर गति करता है उसे कहते हैं ठंडा प्लूम। देखिए जो मैग्मा ऊपर की ओर गति कर रहा था, तापमान में वृद्धि के कारण जो मैग्मा ऊपर की ओर गति कर रहा था उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं गर्म मैग्मा या गर्म प्लूम कहते हैं। जो मैग्मा ऊपर की ओर गति कर रहा था उसे हम गर्म प्लूम कहते हैं, तथा जो मैग्मा प्लेटों के समांतर गति करता है, उसे कहते हैं पार्श्व प्लूम। उसे क्या कहते हैं, पार्श्व प्लूम। अभी जानेंगे कि प्लूम क्या होते हैं। तथा जो ठंडा मैग्मा, तापमान कम होने के कारण जो मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद नीचे आता है, उसे कहते हैं ठंडा प्लूम। उसे क्या कहते हैं हम, ठंडा प्लूम। तो दोस्तों जो मैग्मा ऊपर की ओर गति करता है उसे गर्म प्लूम कहते हैं, जो मैग्मा प्लेटों के समांतर गति करता है उसे पार्स प्लूम कहते हैं, और जो तापमान कम होने के कारण जो मैग्मा नीचे की ओर गति करता है उसे ठंडा प्लूम कहते हैं। दोस्तों प्लेटों की गति के लिए पार्स प्लूम जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये प्लेटों के समांतर गति करते हैं। कैसे गति करते हैं, समांतर गति करते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, ये कोई नाव है, किसी नदी में तैर रही है, किसी नदी में क्या कर रही है, तैर रही है। ये क्या है, नाव है, किसी नदी में क्या कर रही है, तैर रही है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर इस नदी का भाव इधर है तो ये नदी इधर जाएगी, अगर इस नदी का भाव इधर की साइड है तो जो नाव है वो इधर जाएगी। अगर नदी का भाव इस साइड है तो नाव इधर साइड जाएगी, अगर नदी का भाव इस साइड है तो नाव इधर की साइड जाएगी। तो इससे क्या निकलता है कि नदी का भाव जिस साइड होगा बोट भी उधर ही जाएगी। ऐसे ही जो पार्स प्लूम होते हैं ये जिधर गति करते हैं प्लेटों की गति भी उधर ही होती है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऑथर होम्स ने बता दिया कि संवहनीय धाराएं क्या होती हैं, लेकिन इन्होंने संवहनीय धाराओं के उत्पत्ति स्थल के बारे में नहीं बताया कि संवहनीय धाराएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं। अब उसको देखिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं। 1929 में आर्थर होम्स ने संवहनीय धारा सिद्धांत दिया। उन्नीस सौ 1929 में आर्थर होम्स ने संवहनीय धारा सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया जब दुर्बलता मंडल के ताप में वृद्धि होती है तो यहां का गर्म मैग्मा ऊपर की ओर गति करता है। ऊपर की ओर गति करता है। ताप में वृद्धि क्यों होती है दोस्तों? रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति के कारण मैग्मा गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है, तथा ऊपर का ठंडा मैग्मा, ऊपर का ठंडा मैग्मा
नीचे की ओर गति करता है। नीचे की ओर गति करता है। इस प्रकार एक संचरण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक संचरण का निर्माण होता है, जिसे समवहनीय धारा सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? समवहनीय धारा सिद्धांत कहते हैं। 1929 में ऑर्थर होम्स ने समवहनीय धारा सिद्धांत दिया। जब दुर्बलता मंडल के ताप में वृद्धि होती है, ऑर्थर होम्स ने क्या बताया? जब दुर्बलता मंडल के ताप में वृद्धि होती है तो यहाँ का गर्म मैग्मा ऊपर की ओर गति करता है तथा ऊपर का ठंडा मैग्मा नीचे की ओर गति करता है। इस प्रकार एक संचरण का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? समवहनीय धारा सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, ऑर्थर होम्स ने यह तो बता दिया कि एक संचरण का निर्माण कैसे होता है, समवहनीय धारा कैसे ऊपर उठती हैं नीचे आती हैं, लेकिन इन्होंने समवहनीय धाराओं के उत्पत्ति स्थल के बारे में नहीं बताया। तो इन्होंने क्या नहीं बताया? लेकिन इन्होंने समवहनीय धाराओं के उत्पत्ति स्थल बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों, ऑर्थर होम्स ने समवहनीय धाराओं के उत्पत्ति स्थल के बारे में नहीं बताया। अब हम देखेंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, समवहनीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। आई होप आपने यहां तक उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, समवहनीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। ये है दोस्तों स्थल मंडल। ये वाला भाग क्या है? स्थल मंडल। ये है स्थल मंडल। ये वाला भाग कहलाता है महासागरीय भाग। महासागरीय भाग। ये वाला भाग क्या कहलाता है? महासागरीय भाग कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? महासागरीय भाग कहलाता है। ये वाला भाग स्थल मंडल कहलाता है। ये महाद्वीपीय भाग कहलाता है। ये वाला महाद्वीपीय भाग, महाद्वीपीय, ये वाला महाद्वीपीय भाग कहलाता है। और दोस्तों, ये वाला है दुर्बलता मंडल। ये कौन सा है? दुर्बलता मंडल। यह मैग्मा भरा रहता है। यह है दुर्बलता मंडल, यहाँ पर मैग्मा भरा रहता है। दोस्तों, दुर्बलता मंडल तथा ऊपर वाले मंडल में ये चट्टानों के बड़े ब्लॉक पाए जाते हैं। चट्टानों के क्या पाए जाते हैं? बड़े ब्लॉक पाए जाते हैं, जो परिवर्तन की अंतिम अवस्था को क्या कर चुके हैं? प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात
अब इन चट्टानों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब इन चट्टानों में क्या नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कौन सी चट्टान है, चट्टानों के बड़े ब्लॉक हैं या बड़े खंड हैं, चट्टानों के बड़े बड़े ब्लॉक या खंड कह सकते हैं, जो परिवर्तन की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, परिवर्तन की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो क्या कर चुके हैं, परिवर्तन की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, संवहनीय धाराएं इन्हीं चट्टानों के चारों ओर उत्पन्न होती हैं। जो संवहनीय धाराएं होती हैं वह इन्हीं बड़े चट्टानों की चारों ओर उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, जो संवहनीय धाराएं होती हैं वह इन्हीं चट्टानों की चारों ओर उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, जो चट्टानों के बड़े बड़े ब्लॉक पाए जाते हैं, संवहनीय धाराएं इन्हीं चट्टानों के चारों ओर क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं और ये ऐसी गति करती हैं, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, इधर जाएगा। दोस्तों, इस वाले क्षेत्र में जो गर्म अथवा तप्त मैग्मा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूम कहते हैं। जो गर्म अथवा तप्त मैग्मा है इसी को क्या कहते हैं, प्लूम कहते हैं। दोस्तों, जब प्लूम एक दूसरे के समान दिशा में आते हैं, क्या आते हैं, समान दिशा में आते हैं, तो क्या होता है, प्लेटों में अभिसरण होता है। क्या होता है, अभिसरण होता है। जब प्लूम्स एक दूसरे के समान दिशा में आते हैं तो प्लेटों का अभिसरण होता है। जब प्लूम एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो प्लेटों का क्या होता है, अपसरण होता है। प्लेटों का क्या होता है, अपसरण। प्लेटों का अपसरण होता है। और जब प्लूम्स एक समान रूप से गति करते हैं तो इसे संरक्षी गति कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, संरक्षी गति कहते हैं। तो इसे संरक्षी गति कहते हैं, संरक्षी गति कहते हैं। दोबारा समझिए दोस्तों, दुर्बलता मंडल तथा ऊपर मंडल में बड़े बड़े चट्टानों के ब्लॉक पाए जाते हैं जो परिवर्तन की अंतिम अवस्था को क्या कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात उनमें अब कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अतः संवहनीय धाराएं इन्हीं चट्टानों की चारों ओर उत्पन्न होती हैं। कहाँ होती हैं, इन चट्टानों की चारों ओर उत्पन्न होती हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले गर्म अथवा तप्त मैग्मा को क्या कहते हैं, प्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूम कहते हैं। दोस्तों, जब यह प्लूम ऊपर की ओर गति करता है तो इसे गर्म प्लूम कहा जाता है। और जब यह प्लूम प्लेटों के समांतर गति करता है, कैसे गति करता है, प्लेटों के समांतर गति करता है, तो इसे पार्श्व प्लूम कहते हैं। तापमान कम होने के कारण, और जो प्लूम तापमान कम होने के कारण नीचे की ओर गति करता है उसे क्या कहते हैं, ठंडा प्लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठंडा प्लूम कहा जाता है। दोस्तों, जो प्लूम ऊपर की ओर गति करता है, जो प्लूम ऊपर की ओर गति कर रहा है उसे गर्म प्लूम कहेंगे। जो प्लूम प्लेटों के समांतर गति कर रहा है, जो ये ऊपर वाले हैं, प्लेटों के समांतर गति करता है उसे पार्श्व प्लूम कहते हैं। और जो प्लूम नीचे की ओर गति करता है, तापमान में कमी होने के कारण जो प्लूम नीचे की ओर गति करता है उसे क्या कहते हैं, ठंडा प्लूम कहते हैं। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, प्लेटों की गति के लिए पार्श्व प्लूम जिम्मेदार होते हैं। देखिए दोस्तों, चित्र में दिख रहा है, प्लेटों की गति के लिए क्या होते हैं, पार्श्व प्लूम जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं, पार्श्व प्लूम जिम्मेदार होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। लिखिए दोस्तों, दुर्बलता मंडल तथा ऊपर मंडल, दुर्बलता मंडल तथा ऊपर मंडल में चट्टानों के
बड़े बड़े ब्लॉक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चट्टानों के बड़े बड़े ब्लॉक पाए जाते हैं जो परिवर्तन की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो परिवर्तन की अंतिम अवस्था को क्या कर चुके हैं? प्राप्त कर चुके हैं। अतः संवहनीय धाराएं इन्हीं चट्टानों के चारों ओर उत्पन्न होती हैं, चारों ओर उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों संवहनीय धाराएं कहां उत्पन्न होती हैं? चट्टानों के चारों ओर उत्पन्न होती हैं। इस क्षेत्र के गर्म अथवा तप्त मैग्मा को, गर्म अथवा तप्त मैग्मा को प्लूम कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्षेत्र के गर्म अथवा तप्त मैग्मा को क्या कहा जाता है? प्लूम कहा जाता है। जब प्लूम ऊपर की ओर गति करता है तो इसे गर्म प्लूम कहते हैं। जब प्लूम ऊपर की ओर गति करता है तो उसे गर्म प्लूम कहते हैं। जब प्लूम प्लेटों के समांतर गति करता है तो इसे पार्स प्लूम कहते हैं। तापमान में कमी होने कारण जो प्लूम नीचे की ओर गति करते हैं उन्हें ठंडा प्लूम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ठंडा प्लूम कहते हैं। अतः दोस्तों प्लेटों की गति के लिए पार्स प्लूम जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होते हैं? पार्स प्लूम जिम्मेदार होते हैं। अतः प्लेटों की गति के लिए पार्स प्लूम जिम्मेदार होते हैं। अतः दोस्तों प्लेटों की गति के लिए कौन से प्लूम जिम्मेदार होते हैं? पार्स प्लूम जिम्मेदार होते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज की क्लास में आपको जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं, ये प्लेटों के लिए जिम्मेदार कैसे होते हैं, प्लेटों की गति के लिए कैसे जिम्मेदार होते हैं, संवहनीय धाराएं पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसे उत्पन्न होती हैं। आई होप आपको आज समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर
एंड कीप स्माइलिंग।